ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों को प्यारा नमस्ते। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पुराना टॉपिक। यस, लास्ट में हम लोगों ने एल्कीन कवर किया है। एल्कीन की प्रिपरेशंस में ई आई रिएक्शन कवर किया है, ठीक है ना। और ई आई रिएक्शन के बाद हमने कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस भी थोड़ा बता दिया था, लेकिन कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस ऑलरेडी एल्केन में पढ़ चुके हैं, तो हम वहां जाकर रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। तो E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन और EI रिएक्शन मींस डिहाइड्रेशन E1, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2, क्लियर, और सिन एलिमिनेशन EI। नाउ आज हमारा टॉपिक है E1CB, बेसिकली द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। अब ये E1CB क्या होता है, EI क्या होता है, ये सबको समझ में आ गया है ना। EI रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, पायरोलिसिस ऑफ जेंथेट, पायरोलिसिस ऑफ टर्सरी एमाइन ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आज एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे, E1CB रिएक्शन। होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा अल्काइल हैलाइड में, ठीक है ना, लेकिन हम इसका रिवीजन करेंगे। E1CB रिएक्शन क्या होता है, और यहां हम फोकस करेंगे इन विच मैनर बाय द E1CB हाउ कैन वी प्रिपेयर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है E1CB रिएक्शन। बहुत धीरे धीरे करके आते हो तुम लोग। E1CB रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, बहुत रेयर रिएक्शन होती है, मतलब बहुत रेयर रिएक्शन होती है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो होती हैं जैसे E1 और E2, मोस्टली E1 E2 फेवरेबल रिएक्शंस होती हैं। E1CB बहुत रेयर रिएक्शन होती है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के साथ होती है, ठीक है ना। तो E1CB का मतलब हो गया एलिमिनेशन विद यूनिमोलिकुलर विद कंजुगेट बेस, ठीक है ना। तो यहां पर आप लिख लें इसका फुल फॉर्म, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, वो भी कैसी है, यूनिमोलिकुलर है, यूनिमोलिकुलर विद कंजुगेट बेस, अपने कंजुगेट बेस के साथ। मतलब यहां पर ये जो CB है मतलब कंजुगेट बेस है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं यहां पे कि E1 E2 से E1CB किस तरीके से डिफरेंट है, वाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम E1 एंड E2। देखिए पहली बात तो आप इतना समझ लो कि हमारे पास डिहेलोजिनेशन होता है, सॉरी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। मान लिया यहां X लगा हुआ है, ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, किसी भी बेस से रिएक्शन करवाई, कोई भी बेस से रिएक्शन करवाई, तो बेस क्या करता है, यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकलता है। अब देखिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ये वाला X निकलेगा, और दोनों के बीच में एक बैलेंसी, एक एक ब्लैंक हो जाएगी और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। अब देखिए समझिएगा, जरा कंसेप्ट समझिएगा, बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, और E1CB को बहुत अच्छे से फील करिएगा आप। यहाँ E1CB किस तरीके से यूज करते हैं। H यहां से निकलेगा, X यहां से निकलेगा, सब जानते हैं। X यहां से निकला, H यहां से निकला, बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो जरा अगला कंसेप्ट, फिर से देखिए, ये X है, यहां पर फिर से H है, ये H निकला, ये X निकला, और ये OH माइनस वापस क्या बन गया, वापस फिर से बन गया क्या, एल्कीन। एक और ले लो जरा, यहां पर C, यहां X ले लो, यहां फिर से H ले लो, यहां X निकला, यहां H निकला, और किसी भी बेस से रिएक्शन करवाओ, क्या बन गया। ये मैं 3 बार इसलिए लिखा है कि एक होगी E1, एक होगी E2 और एक होगी E1CB। पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि E1CB होती क्या है, ठीक है ना। तो E1CB क्या होती है, सबसे पहले हमको यह समझना होगा। कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं, बहुत धीरे धीरे करके एंट्री मारते हो, है ना। क्लास शुरू होने के 10 मिनट बाद एंट्री मारते हो। जब मूवी देखने जाते हो ना, तो जानते हो क्या करते हो, 15 मिनट पहले पहुंच जाते हो। एक भी सीन छूटना नहीं चाहिए मूवी का, क्यों, क्योंकि वहां 250 रुपीज दिए हैं, बालकनी में बैठे हैं, सारे ऐड भी देखेंगे। यहां पे तो लाखों दिए हैं भाई। हाँ, आप कहेंगे यहाँ कौन सा मूवी दिखा रहे हैं हम, कोई हीरो नहीं, कोई हीरोइन नहीं, है ना, विलेन की तरह काम कर रहे हैं। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 5 मिनट पहले आ जाओ। तो ये X निकला, ये H निकला, डबल बॉन्ड आया, यहां से भी HX निकला, यहां से भी HX निकला, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, क्लियर। अब यहां क्या है कि E1 का मतलब क्या है कि पहले X निकलेगा, ढंग से समझना, 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, और उसके बाद कार्बोकैटायन बनेगा, फिर 2 नंबर ये है।
पहले अगर X निकल रहा है, कार्बोकटायन बन रहा है, बाद में H निकल रहा है तो E1 होता है। E2 में क्या होता है कि X और H दोनों एक साथ निकलते हैं, तभी तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अभी तक हमने क्या किया था, ये पहले निकाला था, बाद में ये निकाला था। E2 में क्या किया, दोनों एक साथ निकाले। अब तीसरे में क्या बचा आप खुद ही समझ जाओगे। अच्छा EI छोड़ दो, वो इंटरनल एलिमिनेशन रिएक्शन है, वहां बेस की प्रेजेंस में था ही नहीं, वो हीटिंग इफेक्ट था। अब यहां क्या बचा, आप खुद समझ गए होंगे क्या बचा। पहले नंबर पर ये निकालो और दूसरे नंबर पर ये निकालो, निकलेगा तो बनेगा तो डबल बॉन्ड ही ना, तो तीनों में प्रोडक्ट सेम है। मतलब E1CB में क्या है कि E1CB में पहले हाइड्रोजन निकलेगा, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बेनायन। कार्बेनायन बनेगा, देन रिमूव X। तो E1CB का बेसिक जो नोट लिखोगे, क्या लिखोगे कि सबसे पहले हाइड्रोजन निकलता है, फिर X निकलता है, पहले H निकलता है, H निकलता है। यह बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले H निकलता है और फिर X निकलता है, यह सिचुएशन है। और H निकलता है मतलब कार्बेनायन बनता है, और यहां कार्बेनायन की स्टेबिलिटी चेक की जाएगी। समझ पा रहे हो। तो ये बात तो सबसे पहले अपने जहन में उतार लीजिए कि E1CB में सबसे पहले H निकलेगा, कार्बेनायन। अच्छा अब ये बात समझ में आ गई, जरा एक स्क्रीनशॉट लो इसका। मतलब ये वाली रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ये वाली रिएक्शन हम ये पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा क्या करें कि अभी तक कि भाई X पहले निकलता था, फिर H, दोनों एक साथ निकलते थे, H पहले निकलेगा, तो ऐसा क्या करें कि H पहले निकल जाए। भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना कि H पहले निकल, अपने आप थोड़ी H पहले निकल जाएगा। तो H निकालने के लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी कि हर रिएक्शन E1CB हो जाएगी। नॉर्मल रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, ये E1, E2, E1CB ऑल रिएक्शंस आर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। सारी के सारी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होगी, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये भी एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, मतलब यहां पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगी, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, मैं ऐसे ऐसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ही होने वाली है, ठीक है ना। अच्छा अब ये E1CB के लिए क्या कंडीशन क्या होगी, भाई पहले हाइड्रोजन ही कैसे निकले। मैं कह रहा हूं पहले हाइड्रोजन ही निकल जाए। देखो C और यहां पर लगा हुआ है X, यहां लगा हुआ है H, और यहां पर किसी भी बेस से रिएक्शन करवा दो, बेस से। तो ऐसा क्या करें कि भाई ये ना निकले, दोनों एक साथ ना निकले, ये पहले निकल जाए। तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन अगर पहले निकलेगा तो हाइड्रोजन निकलने के लिए X पहले नहीं निकलेगा। आप सोचेंगे गोल गोल घुमा घुमा वही बात बोल रहे हैं, यानी X नहीं निकलेगा का मतलब X एक पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। X निकलेगा ही नहीं मींस पुअर लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। यहां पर E1CB जैसे तुम्हारे दिमाग में आता है, मतलब H पहले निकलेगा, मतलब वहां X नहीं निकलेगा, मींस पुअर लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। पुअर लिविंग ग्रुप, ये मत पूछना कि लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, पुअर लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, आपने एल्काइल हैलाइड में पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है ना। जैसे फ्लोरो बहुत पुअर लिविंग ग्रुप होता है, नाइट्रो, OPH, ठीक है ना, ये सारे पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं, आसानी से निकलना नहीं चाहते हैं। इवन OH भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट, ये निकल नहीं रहा है, मान लिया ये निकल नहीं रहा, इसको निकालना चाहते हो, तो इसको निकालने के लिए जानते हो क्या करना होगा। अच्छा X जहां लगा होगा ये अल्फा है, अल्फा के बगल में ये बीटा है, तो अब ये जल्दी निकालो, मतलब इसकी एसिडिटी बढ़ाओ। तो इसकी एसिडिटी बढ़ाने का मतलब क्या है कि यहां पर जो ग्रुप होना चाहिए वो कोई एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लगाओगे ना तो H आसानी से बाहर निकल जाएगा, आसानी से। जितने अच्छे ग्रुप लगे होंगे यहां पे उतनी जल्दी H बाहर निकल जाएगा। तो H को निकालने की एक और फेवरेबल कंडीशन बनाई हमने, कौन सी, कि मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट बीटा पोजीशन, कि मतलब एट बीटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। लिखो इस बात को भी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट एट बीटा कार्बन, बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, समझ गए ना। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद यहां पर भी ध्यान रखना हॉफमैन प्रोडक्ट ही बनता है, हॉफमैन प्रोडक्ट, HO सिंगल F होता है ना, हालांकि स्पेलिंग नहीं पूछी जाएगी कभी भी आपसे। हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। अच्छा हॉफमैन प्रोडक्ट क्यों बनेगा, आपको पता है कार्बेनायन बनेगा, तो कार्बेनायन तो हॉफमैन ही बनेगा ना, हाइड्रोजन तो वहीं से निकलेगा जहां पर कार्बेनायन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो कार्बेनायन के मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब वहां से जहां से मैक्सिमम हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अभी एग्जांपल से समझेंगे सारी बातें।
ठीक है ना। और इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए इवन सीबी का, समझिएगा जरा, इवन सीबी का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट ऑफ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, बेस शुड बी अ वेरी स्ट्रांग, स्ट्रांग बेस होना चाहिए, स्ट्रांग बेस, स्ट्रांग बेस होना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो आप इधर लिख सकते हो, स्ट्रांग बेस होना चाहिए, स्ट्रांग बेस शुड बी प्रेजेंट। ये है इवन सीबी की कुछ बेसिक बातें, जो जैसे मैं कहूं इवन सीबी, ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, सारी बातें दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। और इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात, चलो पहले इतना नोट कर लो, फिर बताता हूं मैं आपको। ये रिएक्शन है OH माइनस, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होगा कि ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, ठीक है ना। यहां पे एक काम करता हूं, इसको इधर से रब कर देता हूं पहले ना, इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं जिससे सारी बातें समझ पाओगे। ये सारी बातें बिल्कुल दिमाग में आ जानी चाहिए। अच्छा, यहां पर क्या कर रहे हैं हम, यहां पर ये H लगा हुआ है और यहां पर C, यहां पर लगा हुआ है X, ठीक है ना। अब यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब मैंने कहा कि कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो, सोडामाइड ले सकते हो, KOH ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, अच्छा यहां पर हमने क्या किया, कोई ग्रुप लगा दिया, मान लिया एक कंपाउंड लिया हमने, कौन सा कंपाउंड ले लिया, मान लिया Cl ले लिया, यहां Cl ले लिया, ठीक है ना। और यहां पर मान लिया हमने 3 फ्लोरीन लगा दिए, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, या एक काम करो थोड़ा आसान सा लो, इस तरीके का क्वेश्चन मैं बाद में ले लूंगा, है ना। आपको अभी मैं कॉन्सेप्ट केवल समझा देता हूं। यहां पर C है, ये X लगा हुआ है, और यहां पर इस तरीके से यहां पर एक ग्रुप NO2 लगा हुआ है, मान लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 लगा हुआ है। तो ये वाला अल्फा कार्बन है और ये वाला हमारे पास बीटा कार्बन है। तो अल्फा बीटा, बीटा पर देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है और ये अल्फा है। तो यहां पर ये जैसे ही OH माइनस से अटैक करेगा, OH माइनस से जैसे ट्रीट होगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा ये NO2 वैसे का वैसा बना रहेगा, और यहां पर चार्ज आ जाएगा माइनस, और यहां पर C, और यहां पर आ जाएगा X, लाइक दिस, ठीक है ना। कार्बन आयन, यानी कि यहां पर आपको एक बात और भी लिख लेनी है कि एट फर्स्ट, पहले स्टेप में क्या बनता है, कार्बन आयन, यहां लिख देता हूं क्या बनता है कि स्टेप 1 में क्या बनता है, फॉर्म कार्बन आयन, कार्बन आयन बनता है, कार्बन आयन। और कार्बन आयन जो बनता है बहुत फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट स्टेप होता है, ये कार्बन आयन फास्ट स्टेप होता है, ठीक है ना। और कार्बन आयन बनने के बाद जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो होता है, ये क्या होता है, यहां से ध्यान रखिएगा जरा, कैसे, ये वाला जो पार्ट है माइनस चार्ज, ये माइनस चार्ज इस X को बाहर निकाल देता है, ये माइनस चार्ज इस X को बाहर निकल जाता है, तो ये X माइनस और ये प्लस, और ये प्लस माइनस क्या बनता है, एक बॉन्ड बन जाता है, यहां पे C डबल बॉन्ड C, ठीक है ना। और यहां पर NO2 वैसे का वैसा लगा रहता है, नो प्रॉब्लम, बात समझ पा रहे हो, X बाहर निकल जाता है। यानी कि जैसे कार्बन आयन बनेगा तो यहां से यहां तक की स्टेप फास्ट होगा, और यहां से यहां तक की जो स्टेप होगा ये वाला, यानी कौन सा, ये वाला जो स्टेप होगा, ये वाला हमारे पास सेकंड स्टेप होगा, ये स्लो होगा, और इसी को हम कहते हैं RDS। ध्यान रखना, इट इज RDS स्टेप, स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप का मतलब कौन सा हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन RDS स्लोएस्ट स्टेप होता है। और ध्यान रखिएगा, स्लोएस्ट स्टेप होने की वजह से इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ये वाला रब कर रहा हूं मैं इधर से, ठीक है ना, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं यहां पे। और खास बात ये है कि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो कि ये केवल कार्बन आयन पर डिपेंडेंट है, यानी वेलोसिटी ऑफ दिस रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन दिस कार्बन आयन, हेंस इट इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। मतलब अगर मैं काइनेटिक्स की बात करता हूं, जरा यहां पर एक बात समझ लीजिए जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, इसकी काइनेटिक क्या होती है, ये जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये वाला रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लोएस्ट स्टेप होता है, एंड वेलोसिटी ऑफ दिस रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द कार्बन आयन, ये कार्बन आयन, हेंस इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, लाइक E2,
2, यानी कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बात करता हूं तो ये जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल्काइल हैलाइड और इसके बेस पर होती है, इसलिए ये ऑर्डर 2 होता है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। जबकि जो मॉलिक्युलरिटी है इट शुड बी 1। वाई? बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, यहां पर लिख देता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन या अपॉन कार्बन आयन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आप आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। चलिए जल्दी से नोट करिए इस बात को। टू 219 हाँ भाई, ये बात समझ में आ रही है? देखो बहुत सारे बुक्स में कंफ्यूजन है, वो लोग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 बोलते हैं E1CB का। मैं फिर बोलता हूं, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि E1CB 1 ऑर्डर की रिएक्शन होती है, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। E1CB जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होती है, बट व्हाइल इट इज मॉलिक्युलरिटी इज 1। यहां मॉलिक्युलरिटी जो है कार्बन आयन पर होती है, स्लोवेस्ट स्टेप है, जबकि काइनेटिक जो ऑर्डर होता है वो हमारा बेस, शुरुआत से वो बेस पर भी डिपेंडेंट होता है, अल्काइल हैलाइड पर भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 होता है। जब भी आपको कहा जाए E1CB किस ऑर्डर की है तो आप ऑर्डर 2 ही बताओगे, ठीक है ना? अच्छा, E1CB में खास बात क्या है, जरा मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। हमें E1CB के कुछ अच्छे एग्जांपल्स आपको सॉल्व करवाएंगे हम, ठीक है ना? देखो समझिए जरा, E1CB में मैंने 2 बातें कही आपसे। एक तो बनेगा कार्बन आयन, अगर कम समझ में आ रहा है तो रिपीट करिएगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और मैं आपसे बता दूं, एक इंपॉर्टेंट बात ये मैंने सोचा है, एक नई चीज सोच ली है हमने, कि हर लेक्चर के बाद, जैसे ही लेक्चर हमारा 50 मिनट का होगा, हर लेक्चर के बाद अगर आप लोग चाहेंगे तो जितने भी लेक्चर्स में जो करंट टॉपिक चल रहा है, जैसे आज मैंने मान लिया पढ़ाया E1CB या कल मैंने पढ़ाया EI, तो उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चंस की एक DPP बनानी है मुझे, ठीक है ना? अगर आप चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको अपलोड करते हैं तो हम बैक से, पीछे से 10 से 15 क्वेश्चंस की, कौन से क्वेश्चंस जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे और जो प्रीवियस IIT JEE एडवांस में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, उनके क्वेश्चंस को मैं वहीं पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा। जिससे क्या होगा, जब आप लेक्चर तो सुन ही लेते हो, वहां से क्या करोगे आप, वो सारे क्वेश्चंस नोट करोगे और उनको प्रॉपर सॉल्व करोगे, ठीक है ना? लेकिन अगर आप चाहेंगे, कम से कम 40-50 बच्चे अगर चाहेंगे तभी मैं करूंगा, क्योंकि ये तो हमारी एक्स्ट्रा मेहनत हो जाएगी कि मैं ऊपर पहले इसके बाद बनाऊं सारे क्वेश्चंस को बोर्ड पे लिखूं और उसके बाद उसको क्लिक करूं, उसके बाद वीडियो बनाऊं, उसके बाद उसको अपलोड करूं। ये बहुत टफ काम हो जाएगा। अगर आप काम करने के लिए तैयार हैं कि मैं जो भी टॉपिक पर डे का पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड 10 से 15 क्वेश्चंस मैं पर डे एडवांस लेवल के आपको दूंगा एज अ DPP हर लेक्चर के बाद, ठीक है ना? और उसको आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद नोट करते चलिए, मुझे उस पर दिखाते भी चलिए, और अदरवाइज बाद में भी आपका एक अच्छा सा एक पैकेज तैयार हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चंस का लेवल तैयार हो जाएगा, ठीक है? सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम उसमें देंगे। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ 2 से 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएं कि हाँ आप चाहते हैं DPPs, तो मैं उसको उस पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अब E1CB में देखिए जरा, E1CB की क्या कहानी है। E1CB में कैसे E1CB के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। जैसे मान लिया क्वेश्चन ऐसा दिया, ऐसा CH2 फ्लोरीन, यहां लगाया NO2, यहां लगाया NO2, लाइक दिस, और इसकी रिएक्शन करवा दी हमने बेस से। बेस से आप यहां पर सोडामाइड ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, सोडामाइड NaNH2, एक बहुत NH2 माइनस एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है ना? अब देखो कैसे पता चलेगा मुझे कि भाई ये E1CB रिएक्शन है। तो आप ये देखो कि जो हेलोजन लगा होता है, ये हेलोजन अल्फा पर लगा होगा, ये एक पुअर लिविंग ग्रुप होगा, यहां पर एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ये बात समझ में आ रही है। इसके बीटा पोजीशन पर देखो एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। कंडीशन यही बनेगी, अगर ये कंडीशन नहीं बनेगी तो फिर इसको E1CB के थ्रू सॉल्व नहीं किया जा सकता। यहां पर कंडीशन मेंटेन की जाएगी कि भाई ये ना निकले, पहले बीटा का हाइड्रोजन निकले। तो अब ऑफ कोर्स ये वाला जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन बहुत ज्यादा एसिडिक है, यहां पर ये वाला प्लस ये वाला माइनस बहुत ज्यादा एसिडिक है, इसलिए ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा। ये NO2 वैसा का वैसा लगा रहेगा, नो प्रॉब्लम, ये NO2 वैसा का वैसा लगा रहेगा, यहां बन जाएगा CH- चार्ज, और ये लगेगा CH2 और ये लगेगा फ्लोरीन।
बात समझ पा रहे हो? ये जैसे ही माइनस चार्ज लगेगा ये ग्रुप यहां से बाहर निकाल देगा, माइनस होने की वजह से अब ये इसको बाहर निकाल देगा, धक्का देके बाहर निकालेगा और फ्लोरीन यहां बाहर निकलेगा, इसके बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। सो फाइनल आंसर इज NO2 और यहां लगेगा CH डबल बॉन्ड CH2। इट इज फाइनल आंसर। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से हम बनाते हैं E1 CB रिएक्शन। E1 CB रिएक्शंस की कंडीशंस को बहुत अच्छे से समझते चलिएगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं मैं, एक इंपॉर्टेंट बात और जरा अच्छे से समझना, नोट कर लीजिए इसको। फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं आपको। देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा देखिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे मान लिया मैंने क्वेश्चन दिया ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना, और यहां से यहां पे लगा दिया फ्लोरीन, ठीक है ना, और इसकी रिएक्शन करवाई मैंने, मान लिया C2H5O- इन प्रेजेंस ऑफ या C2H5OD कर दो इन प्रेजेंस ऑफ D2O। जरा देखिएगा, ढंग से समझना, ठीक है ना। C2H5OH अभी तक करते थे भाई, अच्छा बेस देते, C2H5O- कर लो, C2H5O- D2O की प्रेजेंस में, या C2H5OD D2O की प्रेजेंस में। अब यहां कहने का मतलब यह है कि E1 CB की एक खास बात और होती है, क्या कि यहां पर सबसे पहले ये वाला हाइड्रोजन तो यहां से निकलेगा, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां पर मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, तो जहां मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है तो इसलिए वो पॉइंट अच्छे से नोट डाउन करते चलिए E1 CB के रेस्पेक्ट में। ये वाला हाइड्रोजन यहां से निकलेगा क्योंकि ये पुअर लिविंग ग्रुप है, ये वाला अल्फा, ये वाला बीटा, तो यहां से क्या सिचुएशन आएगी, तो आपको बस सिंपल ऐसा लग रहा होगा कि पीएच ये वैसे का वैसा बना रहेगा और यहां पर आएगा माइनस चार्ज और फ्लोरीन यहां आ जाएगा और ये वाला ग्रुप यहां से बाहर निकल जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा पीएच और यहां पर डबल बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है ना। देखो कुछ गड़बड़ किया, ठीक है ना, अल्फा बीटा बिल्कुल यही बनेगा ना। लेकिन अब यहां एक खास बात क्या है, खास बात यह है कि जैसे ही आप यहां से हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट होगा, देखो जैसे ही हाइड्रोजन यहां से अब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहां माइनस चार्ज आ जाएगा ना, और यहां पर फ्लोरीन आ जाएगा, तो ये जो माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज में जो D2 है, D2O का जो D+ है ना, ये D+ इस पर अटैक कर जाता है। यानी कि ये क्या करेगा, ये इस तरीके से यहां पर, ये वाला यहां पर D, ठीक है ना, और ये वाला फ्लोरीन, और वापस फिर से C2H5O- जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन वापस फिर से निकलेगा। भाई हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में, ड्यूटेरियम की कल हमने बताई थी बॉन्ड डिस्टोर एनर्जी ज्यादा होती है तो H पहले निकलेगा, और H निकलने के बाद यहां सिचुएशन क्या बनेगी, यहां पर वैसे का वैसा D बनेगा और माइनस चार्ज आएगा और यहां पर ये फ्लोरीन लगेगा, अब ये बाहर निकल जाएगा, तो जिसका फाइनल आंसर आएगा ना, वो जानते हो क्या आएगा, डबल बॉन्ड तो आएगा, लेकिन यहां पर जानते हो क्या ग्रुप आएगा, यहां आएगा D, जो कि हम इस तरीके से नहीं कर पाए थे ना। इट इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। E1 CB की खास बात यही होती है कि ड्यूटेरियम का जो कंसेप्ट, अगर मतलब कोई भी की प्रेजेंस हो अगर, तो वो उसका पॉजिटिव चार्ज इस पर अटैक कर जाता है और रिएक्शन वापस प्रोसीड हो जाती है। ये खास बात E1 CB की आपको ध्यान रखनी होगी, जबकि E2 में ऐसा नहीं होता है। E2 में कार्बन आयन बनते नहीं है, सीधे H निकलेगा। अगर मान लिया यही रिएक्शन अगर यहाँ F नहीं होता, कोई नॉर्मल होता, तो H यहाँ से निकलता, F यहाँ से निकलता, दोनों डबल बॉन्ड आ जाता, फिर यही आंसर आ जाता विदाउट D वाला। तो E1 CB और E2 में यही फर्क होता है कि E1 CB में कार्बन आयन बनता है और कार्बन आयन बनने की वजह से यहां पर जो भी पॉजिटिव की प्रेजेंस होगी तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उस पर अटैक कर जाएगा और उसके बाद फिर हाइड्रोजन को वैसे प्रोसीड कर लेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा गया तो फिर वो पॉइंट यहां पर बदल जाएगा। इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट करिए, इस क्वेश्चंस के थ्रू ही नोट कर पाओगे, क्योंकि कोई थ्योरी नहीं है इसकी कि व्हेन द बेस कोई भी बेस जो होगा इन प्रेजेंस ऑफ एनी दिस D2O, प्रेजेंस ऑफ एनी सॉल्वेंट, है ना, तो उसका पॉजिटिव चार्ज इस एनायन पर वर्क करेगा और वहां से रिएक्शंस को प्रोसीड करेगा। एक बार में समझ में अगर नहीं आता है तो 2 बार 3 बार आप रिवीजन करो, घर पे कॉपी पे जाकर रिवीजन करो, है ना। उसके बाद सब कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड चीजें होती हैं ये, ठीक है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो। S डबल बॉन्ड O यहां लगाया CH, यहां लगाया हमने Cl, चलो यहां ये किया है ना, और यहां लगाया CH2, यहां लगाया OPH, ये क्वेश्चन है, और इसकी रिएक्शन करवा दी OH- से या बेस से। अब देखिएगा जरा क्वेश्चन को, चलिए 20 सेकंड आपको दिए, पहले आप सॉल्व करो।
हाँ भाई देखो, अल्फा अल्फा एंड बीटा, ये है पुअर लिविंग ग्रुप, OPH ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है। Cl इज नॉट अ पुअर लिविंग, बेटर लिविंग ग्रुप होता है। बीटा, लेकिन बीटा पर देखो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा, यस ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है जिससे हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर बहुत फास्ट बढ़ गई, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया। इसको ऐसे लिख दूं मैं, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH पर माइनस चार्ज और यहाँ पर Cl लगा रहेगा और ये लगा रहेगा CH2 और CH2 पे OPH, ठीक है ना। और OPH अब आसानी से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा और ये वाला प्लस और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस माइनस एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, PH S डबल बॉन्ड O और यहाँ लग जाएगा CH और Cl और डबल बॉन्ड CH2। अगर किसी की प्रेजेंस में होता ये है ना, तो ये कार्बन आयन पर वो वाला ग्रुप वहां जाता नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेजेंट नहीं देंगे, लेकिन कभी हमने कहा ना एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस वो बहुत बारीकी से बनाते हैं। तो अगर कई बार क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए और वहां पर किसी की प्रेजेंस दे दिया जाए, मान लिया AB की है ना, तो ये A प्लस B माइनस A प्लस जो है यहां पर अटैक कर जाएगा, यहां पर H की जगह वो A अटैक करेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है आपको। नहीं देता है तो वेल एंड गुड है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इट इज इवन CB विद यूनिमोलिकुलर विद 2 ऑर्डर, क्लियर। तो इट इज कॉल्ड इवन CB। और हमने क्या बनाया, हमने बनाया एल्कीन। देखिए नाउ एल्कीन, इसको कहते हैं एल्कीन। नाउ इट इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन, इसको हम एल्कीन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड इवन CB, इसको हम इवन CB कहते हैं। हालांकि ये सारी चीजें जो हैं हमने कहा ना कि SN1 SN2 SNI SNTH SN, अच्छा एक बात और, इस इवन CB की एक और मैकेनिज्म है SN बेंजाइन में। वो इवन CB SN बेंजाइन का भी वर्क करती है, लेकिन SN बेंजाइन अभी यहाँ नहीं पढ़ना है। SN बेंजाइन हमको पढ़ना है एल्काइल हेलाइड में, ठीक है। हमने कहा ना वो पूरा एक कंबाइंड पैकेज होता है, वो 10 का दम जो हमने बताया था, वो जब एक साथ पढ़ते हैं ना तब सारी चीजें रिलेट होती हैं। यहाँ पर हमारा मेन फोकस है एल्कीन बनाने का, तो इससे एल्कीन बन गया, वो बेंजाइन से एल्कीन बनता थोड़ी है, तो इसलिए वो चीज हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। हम केवल अपना टारगेट एल्कीन पर कर रहे हैं, और जिसमें जिसमें जो जो चीजें आती जा रही हैं वो चीजें आप वहां से अच्छे से समझते चलो, ठीक है ना। तो ये हो गई प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन। अच्छा उसके बाद अब आगे बढ़ेंगे। अब कुछ ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जैसे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस कल ऑलरेडी हमने आपको बता दी थी, और अगर आपको नहीं आती है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइसिस तो फिर वापस एल्केन में जाओ और वहां रिवीजन करो, ठीक है ना। हम आगे बढ़ेंगे अगली प्रिपरेशन की तरफ। अगली प्रिपरेशन हमारी है, जो भी नंबर वगैरह है देख लीजिएगा। अगली प्रिपरेशन है सैंडरसन फ्रॉम एल्काइन। देखिए ये वाली प्रिपरेशन तो बहुत आसान है, आसान तो है, लेकिन आप अभी जानते नहीं है इस प्रिपरेशन को। देखो जरा कैसे, किसी भी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है ना, इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम। याद आ रहा है सैंडरसन रिएक्शन एल्केन में पढ़ाया है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। वापस फिर से रिएक्शन करवाओ, इससे क्या बन जाएगा CH3CH2CH3, ये तो प्रोपेन बन गया। और हमने आपको कहा है कि इसमें जब इसकी रिएक्शन करवाओगे तो सीधे यहां पे नहीं रुकेगा, वो सीधे यहीं आ जाएगा, याद है, यहां नहीं रुकेगा, वो सीधे यहां आएगा। यहां पर अगर एक CH3 हटा के यहां CH3 लगा दो तो ब्यूट2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां एक CH3 हटा के यहां CH3 लगा दो, यहां पे एक CH हटा के CH3 लगा दो, ब्यूट2 से ब्यूटूइन बनेगा, ब्यूटूइन से ब्यूटेन बनेगा। मतलब हमें बनाना है क्या, हमें बनाना है एल्कीन फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से एल्कीन बनाना चाहते हैं। बताइए क्या करें ऐसा, हम ऐसा क्या करें कि यही रिएक्शन रुक जाए। तो हम ऐसा कुछ कर नहीं पाएंगे, पहली बात अच्छे से समझ लो। हम ऐसा, आप ये मत सोचना कि हम एक इक्विवेलेंट ले लें। जनरली क्या होता है ना कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऐसा लगता है कि एक इक्विवेलेंट ले लिया, चलो भाई एक बार कर दिया जाए, लेकिन ये एक बहुत अच्छा परसेंट ऑफ फील्ड नहीं होता है, ठीक है ना। हमें क्या करना होता है, हमें हाइड्रोजन का हाइड्रोजनेशन तो करवाना होता है, और आपको पता है सिन एडिशन होता है, हमने वहां बता रखा है कहां, एल्केन में, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, रिडक्शन तो करवाएंगे हम हाइड्रोजन से, हम क्या करेंगे, कैटलिस्ट बदल देंगे। अगर हम कैटलिस्ट बदल देना तो कैटलिस्ट बदलने पर फिर वो डबल बॉन्ड पे रुक जाएगा, बिल्कुल डबल बॉन्ड पे रुक जाएगा कैटलिस्ट बदलने से। ये मेटल्स बदलने से कंडीशन, लेकिन ध्यान रखना निकेल प्लैटिनम पैलेडियम से वो वहां पर पहुंच जाएगा,
ठीक है ना। तो ये है फ्रॉम एल्काइन से एल्कीन बनाने का तरीका कि कौन से ऐसे आखिर हम कैटलिस्ट बदलें जिससे वो बन जाए। तो देखो कैसे हम कैसे बदलेंगे, यहां लिख देता हूं मैं क्या। व्हेन एल्काइन, किसी भी एल्काइन की रिएक्शन, देखिए अच्छा एल्काइन में खास बात कौन सा एल्काइन होना चाहिए, टर्मिनल एल्काइन नहीं होना चाहिए। यहां पर नोट बात, नॉट टर्मिनल एल्काइन, नॉट टर्मिनल। टर्मिनल समझते हो, वो एयरपोर्ट वाला टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल का मतलब होता है कि एंड ऑफ द कार्बन चेन पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, एंड ऑफ दी, जैसे मान लिया यहां पर ये वाला ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देते तो नहीं चलता, ब्यूट 1 के लिए नहीं चलेगा, प्रोप 1 के लिए नहीं चलेगा। मतलब ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट मिड, उधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, मतलब 2-2, तब चलेगा। टर्मिनल अल्काइन नहीं होना चाहिए। और इसका रिडक्शन करवाना है हमको किसकी प्रेजेंस में, लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। देखिए जरा इसका रिडक्शन, ये रिडक्शन ही है बेसिकली, लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया। यहां लिक्विड अमोनिया, लिथियम की जगह सोडियम भी ले सकते हो आप। मतलब यहां पर निकल प्लेटिनम पैलेडियम नहीं चलेगा, लिथियम या सोडियम और साथ में लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अगर इसको आप रिड्यूस करोगे तो क्या बनेगा, ये एल्कीन बनेगा। लेकिन खास बात जानते हो क्या है, एल्कीन तो बनेगा लेकिन एल्कीन में भी खास बात वो ट्रांस एल्कीन बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। ट्रांस एल्कीन बनेगा कि व्हेन एल्काइन, लिखो आप इस बात को कि व्हेन एन एल्काइन नॉट टर्मिनल इज reduced by lithium in presence of liquid ammonia, lithium in presence of liquid ammonia, then it converts into trans alkene, then it converts into trans alkene। ठीक है ना। अच्छा ट्रांस एल्कीन बना दिया तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सिस एल्कीन क्यों नहीं बनाया, तो सिस एल्कीन भी बनता है, उसके लिए अलग रिएजेंट यूज किया जाता है। मैं यहां पर बता भी देता हूं, अगर किसी भी एल्काइन की रिएक्शन, इसका रिडक्शन वही सेम हाइड्रोजन का रिडक्शन अगर पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करा दिया जाए या पैलेडियम बेरियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में, उसी के अगला लाइन अगली नीचे लिखें कि व्हेन एल्काइन, वही नॉट टर्मिनल, इज रिड्यूस्ड बाय पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BSO4 या पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaCO3, इन दोनों में से कोई एक। और एक कैटलिस्ट यहां यूज होता है दैट इज कॉल्ड क्यूनोलीन, क्यूनोलीन। ठीक है ना। ये अभी बताऊंगा क्या यूज करता है क्यूनोलीन की प्रेजेंस में। क्यूनोलीन की प्रेजेंस में कैटलिस्ट BSO4 ही है, मतलब पैलेडियम BSO4 कैटलिस्ट यही है, ये कैटलिस्ट नहीं होता। अभी बताएंगे क्या काम करता है। इसकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई जाती है तो ये भी एल्कीन बनता है, लेकिन ये एल्कीन बनता है सिस, ये बनता है सिस। और इसको हम लिंडलास कैटलिस्ट भी कहते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट। किसको, इसको, इट इज कॉल्ड लिंडलास कैटलिस्ट। से सिस एल्कीन बनता है, लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया से ट्रांस एल्कीन बनता है। और इस वाली रिएक्शन को हम BIRCH, बर्च रिडक्शन कहते हैं। अभी मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, पहले आप इस बात को पहले प्रॉपर लेआउट समझ लो कि किसी भी एल्काइन की रिएक्शन अगर इससे करवाते हो तो ट्रांस एल्कीन बनता है जिसको बर्च रिडक्शन कहते हैं। लेकिन अगर इसका रिडक्शन पैलेडियम बेरियम सल्फेट या पैलेडियम बेरियम कार्बोनेट से करवाते हो तो सिस एल्कीन बनता है, और ये लिंडलास कैटलिस्ट होता है। और इस रिएक्शन का कोई नाम नहीं है, होता तो बता देता, नहीं है। नोट करिए जल्दी से, फास्ट। हाँ सर बताएं। कितना टाइम लगेगा आपको? 2 मिनट के ज्यादा से ज्यादा नहीं। ठीक है ले लीजिए। ओके सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। आपका मोबाइल स्क्रीन आपके डेस्कटॉप पे एक स्क्रीन दिखाई देगा, एक क्वेश्चन नीचे 4 ऑप्शन देगा, कोई भी सेलेक्ट करो, नीचे सबमिट करना है। सर प्रशांत सर आप भी देख सकते हैं क्या जो उस पर दिखा रहे हैं आप? और वो देख सकते हैं। सभी लोग अपना अपना जल्दी पास कर लीजिए ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। थैंक यू। आप लाइव हो गया, ऑप्शन देखिए एक बार। Overall satisfaction of this class, very good। मैं तो पोल कर ही नहीं सकता, मैं तो वोट कर ही नहीं सकता हूं भाई।
मैं अपनी क्लास को क्या वोट करूँ? नहीं नहीं, देख सकता बोल रहा हूँ सर, वोट मत करना अच्छा सर। ये बताइए कि ये जब वोट करेंगे बच्चे तो आप तो देख सकते होंगे ना? जी जी सर, जी चलिए सर। मेरा फीडबैक जरूर बताइएगा। हाँ, उसके लिए खर्चा लगेगा सर। ठीक है, मैं तैयार हूँ। अभी भी पेंडिंग है, जल्दी मेक इट फास्ट। भाई थोड़ा बच्चों थोड़ा जल्दी कर लो, है ना? सब समझ में तो आ रहा है यार तुम लोगों को, है ना? सब समझ में आ रहा, सब आउट ऑफ 224 174 पार्टिसिपेट किया सर। आउट ऑफ। भाई बाकी लोग बचे हुए बच्चे थोड़ा फास्ट करो जल्दी से। जल्दी से चुन लीजिए, सबमिट कर दीजिए, बस और कुछ कुछ भी चुन लो, वॉट एवर यू लाइक, तुम्हें जो अच्छा लगता है चुन लो। अच्छा हर क्लास में होगा ये? जल्दी जल्दी से प्लीज। चलपति सर, यस सर, हर क्लास में होगा ना ये? यस सर, हो रहा है सर। अच्छा ठीक है। जल्दी, और पेंडिंग है। भाई तुम लोग थोड़ा फास्ट करो जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। अभी भी 20% बाकी है सर। कितने लोग बाकी हैं अभी? लगभग 40 मेंबर बाकी है। अरे भाई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मतलब कुछ लोग ऐसे तो नहीं है कि मोबाइल ऑन करके केवल रख के चले जाते हैं, टेबल पर मोबाइल रखा हुआ है और उसके बाद चले गए, ऐसे भी कुछ लोग होंगे। ये ऑनलाइन की माया है। बहुत कम समय है। बेटा जल्दी कर लो। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। हो गए? 2 मिनट हो गए? हाँ जी सर, चलिए ठीक है, ओके सर, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच सर। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ेंगे। यही होता है सिस्टम, इसको कहते हैं सिस्टम। ये ऑनलाइन सिस्टम है। नारायणा का ऊपर से देख रहे हैं कितना हाई सिस्टम बना हुआ है कि कौन क्लासेस कैसे ले रहा है, बच्चे कितने पढ़ रहे हैं। आपके पास भी कॉल्स जाती होंगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं ले रहे हैं, ले रहे हैं तो किस टीचर से ले रहे हैं, वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है, आवाज़ साफ आ रही है, क्लियरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए एक सिस्टम से जुड़ना कितना अच्छा होता है ना? चलो आगे बढ़ेंगे। सिस्टम से हम जुड़े रहेंगे और हमें IIT करना है, जिसके लिए हमें बर्च रिडक्शन पढ़ना होगा। तो अब हम देखिए जरा इस बात को फोकस करो कि अल्काइन की रिएक्शन इससे कराएंगे तो ट्रांस एल्कीन बनेगा, है ना? मैकेनिज्म देखते हैं कैसे बनेगा। जरा देखो मैकेनिज्म में क्या है कि अगर मान लिया ये रिएक्शन लिखी हुई है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है ना? इसकी रिएक्शन करवाई गई किससे? लिथियम एंड लिक्विड अमोनिया से। लिथियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया से। तो जरा यहां देखिए जो लिथियम है ना, लिथियम क्या करेगा? लिथियम जो है आपको अच्छे से पता है कि लिथियम +1 और +1 इलेक्ट्रॉन में निकल जाएगा, है ना? अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा? ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो यहां पर आ जाएगा प्लस और यहां आ जाएगा माइनस। समझना जरा, ये आ जाएगा प्लस, यहां आ जाएगा माइनस। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या, यहां प्लस चार्ज आ गया ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये यहां अटैक कर जाएगा। भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन यहां तो अटैक करेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां अटैक कर जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, यहां बनेगा CH3 और C पर ये डबल बॉन्ड रहेगा और यहां पर C और C पर माइनस चार्ज रहेगा ना, तो माइनस चार्ज का मतलब इस पे एक लोन पेयर रहेगा और CH3, और यहां पर क्या रहेगा? प्लस इलेक्ट्रॉन इसने दिया है ना इसको, तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक है ना? समझना जरा। अभी ये प्लस माइनस कहीं भी बॉन्ड ब्रेक करा लो, बस ये टर्मिनल नहीं होना चाहिए, कहीं बीच में हो। इधर भी एक CH3 2 CH3 हो सकते हैं, कहीं बीच में हो, और बॉन्ड अपने हिसाब से आप इंडक्टिव इफेक्ट से ब्रेक करा लो। अभी चाहे इधर कराओ चाहे इधर कराओ, तो ये प्लस ये माइनस, इस माइनस पर तो ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा नहीं, तो इस प्लस पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पे अटैक कर जाता है और ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाता है, तो ये रहा, और इस माइनस चार्ज का मतलब इस पे एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है ना? अब आपको पता है कि ये p ऑर्बिटल्स होते हैं ना। एक्चुअली क्या है कि यहां पर इस तरीके से देखो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, यहां 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और यहां पर देखो इस तरीके का, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? रिपल्सन। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होने की वजह से कि दिस मॉलिक्यूल इज अरेंज इन सच ए मैनर बाय विच इट मेंटेन द मिनिमम रिपल्सन, मीन्स टू अटेन द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी को अटेन करने की कोशिश करता है। तो C डबल बॉन्ड C, यहां पर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएगा ऐसा, इधर लग जाएगा CH3, इधर क्या लगेगा? इधर लग जाएगा CH3, और इधर क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रॉन। देखो समझ पा रहे हो? देखो भाई अच्छे से समझ लो इस चीज को, ये सिचुएशन आई है यहां पे, ठीक है ना? और यहां पर माइनस चार्ज है ना, तो अब इस माइनस चार्ज पर अब क्या होगा? अब ये वाला जो अमोनिया है ना वही अटैक करेगा। अमोनिया का मतलब है NH2 माइनस और H प्लस, तो ये जो H प्लस है ये इस पर अटैक कर जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये बन जाएगा C
डबल बॉन्ड C, यहां लग जाएगा H, भाई H इस पे लग जाएगा, इधर लग जाएगा CH3 और यहां लग जाएगा CH3 और यहां क्या लग जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये वाला इसकी तो प्यास बुझ गई, इस माइनस वाले की, इसने प्यास बुझा दी। लेकिन अभी ये तो थोड़ा अतृप्त आत्मा है ना, इसका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है ना, ये मैकेनिज्म का पार्ट है। इसकी माइनस चार्ज में ये वाला माइनस यहां आया तो माइनस यहां जनरेट हुआ, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां दो इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन हुआ, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म में एडजस्ट हो गया। ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। हमने कहा कोई भी मॉलिक्यूल, VSEPR पढ़ी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, कोई भी इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एडजस्ट होता है जहां मिनिमम रिपल्सन होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन पे, एक डायरेक्शन पर नहीं जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। तो इस माइनस चार्ज पर क्या होगा, ये जो लिक्विड अमोनिया है, ये अमोनिया का H इस पे चला जाएगा। ठीक है ना, अब एक इलेक्ट्रॉन यहां बचा, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा, तो अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या होगा कि यहां जो लिथियम है ना, ये 2 मोल के साथ आ जाएगा, इसको भाई 2 मोल कर दीजिए, 2 मोल हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन फिर इस पर अटैक कर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर अटैक करेगा तो यहां क्या सिचुएशन बनेगी, यहां H बनेगा और यहां बनेगा CH3, एक वापस इलेक्ट्रॉन अटैक कर गया, यहां बना CH3 और यहां क्या आ जाएगा, यहां फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे, और इसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वापस फिर चला गया, उसी वाला इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, वापस फिर अमोनिया अटैक कर जाएगा, तो अमोनिया का H प्लस वापस फिर अटैक करेगा, कहां, इस पे अटैक कर जाएगा, तो ये बन जाएगा C, डबल बॉन्ड C, यहां H, यहां CH3 और यहां क्या बनेगा CH3 और यहां क्या बनेगा H। नाउ इट इज व्हाट, ट्रांस ब्यूटुइन, इट इज ब्यूटुआइन एंड इट इज ट्रांस ब्यूटुइन। नोट करिए, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ बर्च रिडक्शन। ये बर्च रिडक्शन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जेई मेंस लेवल पर, बोर्ड लेवल पर, बस इतना अगर तुमको याद हो गया कि ब्यूटाइन जो है सोडियम या लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रांस बनता है और लिंडलास कैटलिस्ट के साथ सिस बनता है, क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। मैकेनिज्म मैं केवल इसलिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एडवांस लेवल पर छोटी छोटी चीजें भी कहीं अगर पूछी जाएं तो जो बच्चे ज्यादा मेहनत करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो आप मैकेनिज्म को अच्छे से पढ़ो। और जिनको लगता है कि डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जेई मेंस पर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो डायरेक्ट भी अगर याद कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन। ठीक है ना, रब करता हूं मैं बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है ना, अब जरा देखिए सिस एल्कीन का। सिस एल्कीन की कोई खास मैकेनिज्म नहीं है। सिस एल्कीन में क्या करना है, सिस एल्कीन का देख लीजिए, कंडीशन क्या है, CH3 है, ट्रिपल बॉन्ड C है और CH3 है। इसकी रिएक्शन करवाई गई है पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूनोलीन। यहां क्या है, ध्यान रखो, क्यूनोलीन जो होता है ना, वो एक पॉइजन की तरह काम करता है। आपको सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा कि ये जो BSO4 है ना, ये बिल्कुल यहां पर PDBSO4 एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। पैलेडियम के साथ ये जो BSO4 है, अगर ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, देखो 2 बातें होती हैं। कैटलिस्ट जो होता है वो क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है ना। एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है निगेटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है और निगेटिव कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के रेट को कम करता है। तो यहां पर जो पैलेडियम के साथ जो BSO4 है, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन किसी कैटलिस्ट की पावर को भी घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी कैटलिस्ट की पावर को बढ़ा दिया जाए तो उसको कहते हैं कैटालिटिक प्रमोटर, और अगर किसी कैटलिस्ट की पावर को घटा दिया जाए तो उसको कहते हैं कैटालिटिक पॉइजन। तो ये कैटालिटिक पॉइजन की तरह काम करता है, मतलब इसकी पावर को थोड़ा घटा देता है। और ये सारी बातें आप सरफेस केमिस्ट्री में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने का मौका मिलेगा। यहां पर क्या होता है कि पैलेडियम, सबसे पहले क्या करता है, कंटेनर में पैलेडियम डाल दिया जाता है और पैलेडियम की एक पूरी लेयर बन जाती है। और लेयर बनने के बाद अब उसके बाद जब हाइड्रोजन डाला जाता है तो हाइड्रोजन पैलेडियम को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और वहां से हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटते हैं और सिन एलिमिनेशन के थ्रू भाई ऐसा एक पैलेडियम का मतलब क्या होता है, इस तरीके का पैलेडियम डाल दिया जाता है। हालांकि ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं मैं, ऐसा है ना, डाल दिया जाता है। ऊपर से जैसे ही आप पैलेडियम डाला, ऊपर से जैसे ही हाइड्रोजन डालोगे तो हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से इस तरीके से ब्रेक होने लगता है ऐसे, और ऊपर से क्या है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है ऐसा। ठीक है ना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक होता है, हाइड्रोजन इधर चला जाता है, हाइड्रोजन इधर चला जाता है। तो फाइनली ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और C सिंगल बॉन्ड C, और ये सिस एल्कीन में फॉर्म हो जाता है, सेम साइड पे अटैक करता है। तो सेम साइड का मतलब ये है कि ये सेम साइड हाइड्रोजन रहते हैं ऐसे, तो CH3 अपोजिट साइड चला जाता है।
मतलब यहां पर जो ब्यूट 2 आइन है पैलेडियम बेरियम सल्फेट जो है सरफेस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली, सरफेस केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली यहां पर सरफेस केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, ये बहुत अच्छे से डेप्थ में ये पूरे का पूरा टर्म है। सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन क्या होता है, तो ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन हाइड्रोजन विल अटैक एट द सेम प्लेन एट एल्काइन एंड फॉर्म सिस एल्कीन। लिखना है आपको क्या कि इन सरफेस केमिस्ट्री आप लिख लीजिए, इन सरफेस केमिस्ट्री ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, ध्यान रखना एब्जॉर्प्शन नहीं है, एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन का भी एक मतलब होता है। ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन व्हेन हाइड्रोजन इज इंसिडेंट या हाइड्रोजन इज abstracted by the palladium, लिखो हाइड्रोजन इज abstracted by the palladium, then it breaks and attack at alkyne at same plane, alkyne at same plane पर अटैक करता है एंड फॉर्म सिस एल्कीन, ये सिस ब्यूटूइन बन जाता है। ठीक है ना, तो यहां से ये वाला पोर्शन खत्म होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन नेक्स्ट टर्म पर करेंगे, लेकिन हमने आपसे कहा कि अगर आपको डीपीपी चाहिए तो आप मुझे इस बात को बताइए कि हाँ आपको डीपीपी चाहिए 10 से 15 क्वेश्चंस की, इन पर अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस के, और कुछ अच्छे लेवल पर क्वेश्चंस हम आपको 10 से 15 क्वेश्चंस देंगे जो अगले दिन आपको सॉल्व करने होंगे। इसलिए नहीं देंगे कि आप एक कलेक्शन करो, क्योंकि हम मेहनत करेंगे उन क्वेश्चंस को सर्च करने के लिए, ठीक है ना, और हम उसमें पेस्ट करेंगे, आप वहां से उसको नोट डाउन करें और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू।